विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, सिर के सातों द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आँखों के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। शिव कहते हैं कि अपने हाथों से सिर के सातों स्थानों यानी कि कान, नाक, आँख और मुंह, इन्हें बंद कर लेने पर दोनों आँखों के बीच का स्थान सर्वग्राही। सर्वग्राही का अर्थ है ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी भी इसका अर्थ है। सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। इट बिकम्स ऑल इंक्लूसिव। थर्ड आई, आँखों के बीच के स्थान को कहते हैं, योग में, तंत्र में आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र या तृतीय नेत्र से संबंधित शिव की एक अन्य विधि है। वो कहते हैं कि अगर अपने हाथों से तुम अपने कान बंद कर लो, आँख बंद कर लो, नाक बंद करो, मुंह बंद रखो, तो अचानक तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे तृतीय नेत्र पर दोनों भौहों के बीच में खींच ली जाती है। सरल विधि है, बस इसे समझें। हम अपने जीवन की अधिकतम ऊर्जा इन्हीं माध्यमों से समाप्त करते हैं। जैसे हम अपनी आँखों के माध्यम से तकरीबन 70% ऊर्जा खर्च कर डालते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा उपयोग करो तो तुम थकान अनुभव करते हो। जैसे तुम शॉपिंग पे निकले हो और तुम एक के बाद एक सामान देख रहे हो और बहुत इन्वॉल्व हो उसमें, पूरी तरह से खोए हुए हो, तो तुम्हारी आँखों से निकलकर तुम्हारी जो जीवन ऊर्जा है वो बाहर फेंकी जा रही है। तुम ड्रेन आउट हो रहे हो, तुम थकान को अनुभव करोगे। शरीर के जो भी ऊर्जा केंद्र हैं उनको जीवंत बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। कम में काम नहीं चलेगा। फिर तुम्हारे कान हैं, कानों के माध्यम से भी तुम बहुत ऊर्जा व्यय करते हो। कान पैसिव हैं, आँखें एक्टिव हैं। आँखों के माध्यम से तुम बाहर की ओर गति करते हो और कान पैसिव हैं, वो रिसीविंग एंड पर हैं। तुम कानों के माध्यम से चारों ओर फैली तमाम तरह की ध्वनियों को ग्रहण करने की लगातार तैयारी किए रहते हो, लगातार उन्हें सुनते रहते हो। कई बार तुम लोगों को देखो कि अगर वो देखना बंद कर दें तो सुनना बंद नहीं कर सकते। जैसे कि तुम सुबह से अखबार पढ़ना शुरू करते हो, तुम टीवी देखना प्रारंभ करते हो, तुम कुछ न कुछ देखे चले जा रहे हो। कुछ लोगों के यहाँ तो टीवी चलता ही रहता है, वो बंद ही नहीं होता, क्योंकि वो इस तरह से उसके अभ्यस्त हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि इसके बिना भी काम चल सकता है। सामान्य जीवन हमारा ऊर्जाहीन जीवन है, और हम जब ऊर्जाहीन होते हैं तो हम एडजस्टेबल होते हैं। हमको लगता है कि हम ठीक ठीक जी रहे हैं जीवन को, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा
बेचैनी पैदा करती है। ज़्यादा ऊर्जा तुम्हें किसी अन्य आयाम की ओर धक्का दे सकती है, तुम्हें अज्ञात की ओर फेंक सकती है। तुम उसके बारे में कुछ जानते नहीं तो तुम विचलित हो सकते हो। अब टीवी बंद कर दें लोग तो गाना बजता रहेगा, एफएम बजता रहेगा। खैर एफएम बजाएं नहीं तो एफएम वाले क्या करेंगे, उनकी जॉब है। लेकिन कुछ न कुछ बजते रहना है। तुम शांत होकर नहीं बैठ सकते। हमारे सिर के ऊपर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ऊर्जा व्यय करने वाली व्यवस्थाएं हैं। बोलना भी बहुत ऊर्जा व्यय करता है। तुम बीमार पड़ जाओ, चिकित्सक कहता है कि इसको चुप लिटा दो, कहता है कम बात करो। अब कम बात करने से तुम्हारी ऊर्जा बचेगी जो तुम्हारे स्वास्थ्य में काम आएगी, तुम्हारी हीलिंग में काम आएगी। सामान्य जीवन में हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते क्योंकि हम जीवन को बस काम चलाऊ मानकर चलते हैं। बोलना भी हमारी ऐसी आदतों में शामिल हो गया है कि हम बोलते ही रहते हैं बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह के, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। बहुत सारे एडिक्शन इस बोलने की जो टेंडेंसी है, जो वृत्ति है, उसके संतुष्ट ना हो पाने के कारण पैदा हो जाते हैं। जैसे धूम्रपान, या मुंह में तुम और भी जो चीज़ें लगातार खाते रहते हो। कुछ न कुछ, कोई मसाला खा रहा है तो कोई पान खा रहा है तो कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, च्युइंगम खा रहा है। तुम मुंह को भी खाली नहीं छोड़ते। पता नहीं क्यों इंसान की कुछ ऐसी आदत हो गई है कि सब कुछ काम पर लगाए रखो, खाली मत छोड़ो। मुंह को काम पर लगाए रखो, आँखों को काम पर लगाए रखो, कानों को काम पर लगाए रखो। उनको कभी विश्रांति, कभी रिलैक्सेशन मत दो। नाक हमारी थोड़ी उपेक्षित है क्योंकि सूंघने की जो इंद्रिय है, जो स्मेलिंग सेंस है, ये बहुत लोगों में बहुत विकसित नहीं होता। कुछ लोगों में ज़्यादा विकसित होता है, कुछ लोगों में कम। और हमारे इवोल्यूशन की जर्नी में, हमारी चेतना की विकास की यात्रा में हमारी इंद्रियां भी अलग अलग तरह से विकास क्रम में जाती। आँखें तो सर्वाधिक विकास में चली गईं तो वो सभी के पास उपलब्ध हैं। कान भी सभी के लिए विकसित हैं क्योंकि प्रारंभिक जीवन के संघर्षों में इन दोनों इंद्रियों की ज़्यादा ज़रूरत थी कि तुम देख सको, तुम सुन सको। तुम्हारे चारों तरफ खतरे थे, तुम उन खतरों का अगर अनुमान लगाना चाह रहे हो तो तुम्हें ठीक से दिखाई देना चाहिए, तुम्हें सुनाई देना चाहिए आहट, पदचाप, कुछ न कुछ जो तुम्हारे चारों तरफ गतिविधि चल रही है। तो ये दो इंद्रियां तो आम तौर से सभी की ज़्यादा विकसित हो गई, लेकिन उसी प्रक्रिया में चेतना के विकास की और भी चीज़ें आती रहीं। जैसे कि अगर कोई अच्छे से सूंघ सकता है तब भी वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अनुमान लगा सकता है। हालांकि ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं जान पड़ी, इसलिए उसका विकास थोड़ा धीमा हुआ। बोल कर भी तुम अपनी बात कह सकते हो, सुरक्षित हो सकते हो। जैसे मान लो कोई आदिम वक्त में आक्रमण हो रहा होता है तुम्हारे ऊपर, तो तुम दूसरे को आगाह कर सकते हो, सूचना दे सकते हो। उससे तुम्हारी भाषा, शब्द, वाणी सब विकसित हुई। ये अजीब बात है कि तुम्हारी बहुत सारी इंद्रियां खतरे और भय के कारण विकसित हुई। अब तुम्हारे सामने चुनौती ये है कि तुम उस खतरे और भय की स्थितियों को आश्वस्ति और प्रेम में ढालो।
क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है, अब तुम सुरक्षित बैठे हो। सभ्यता के विकास क्रम में तुम उस जगह आ चुके हो कि तुमको उस तरह से चौकन्ने बने रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चौकन्ने हो। किसी अनजाने खतरे, किसी अनजाने भय से तुम अभी भी थोड़ा सशंकित बने रहते हो। ये सारी इंद्रियां उन्हीं वजहों से अपनी बहुत ऊर्जा खोती रहीं। अगर तुम उनको प्रयासपूर्वक रोको तो जो ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही थी, जो व्यय हो रही थी, वो कुछ तो करेगी, क्योंकि ऊर्जा का नियम है कि वो ठहरती नहीं है। या तो वो बाहर की तरफ दौड़ेगी या वो भीतर की तरफ दौड़ेगी। ऊर्जा केंद्रों का रहस्य ये है कि जब उनके आसपास की गतिविधि शांत होती है तो वो ऊर्जा केंद्र वहाँ की अतिरिक्त बची हुई ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। आज्ञा चक्र अपने आप में दोनों भावों के बीच का जो केंद्र है, तृतीय नेत्र, वो बहुत ही मैग्नेटिक है। उसमें एक चुंबकीय आकर्षण है, केंद्र है। तो जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा बचती है वो तुम्हारे इस तृतीय नेत्र के केंद्र के द्वारा खींच ली जाती है। वो उसके द्वारा पूरी तरह से अपने अंदर उतार दी जाती है और वो ऊर्जा फिर इस केंद्र को जीवन देती है। वो ऊर्जा इस केंद्र को प्राण देती है। अब सारे केंद्रों को रोकने में तुम अपनी नाक को भी रोकोगे थोड़ी देर के लिए तो स्वभावतः तुम्हारी सांसें भी रुकेंगी। इसलिए ये प्रयोग सडन मेडिटेशन का है। अचानक सांसों को रोककर तुम ज़्यादा देर नहीं जी सकते, लेकिन तुम थोड़ी देर उनको जरूर रोक सकते हो। सांसें तुम्हारे अंदर चल रहे विचारों की गति से संबंधित है। जो व्यक्ति विचारों में यात्रा कर रहा है, नकारात्मक या सकारात्मक कैसी भी, उसकी सांसों की गति उसी अनुसार होती। सांसें और तुम्हारे अंदर के विचार संबंधित हो गए हैं, इसलिए सांसों पर किए गए प्रयोग तुम्हारे विचारों पर असर डालते हैं और तुम्हारे विचारों के असर तुम्हारी सांसों पर आते हैं। शिव इसके सीधे प्रयोग में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विचार का क्षेत्र बहुत गहरा नहीं है, क्योंकि विचार भी तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। तुमने शायद ध्यान न दिया हो, अगर नहीं दिया है तो इस पर प्रयोग करके देख सकते हो। तुम घंटे 2 घंटे अच्छे से चिंतन करो किसी विषय पर, बहुत विचार करो, सोचो, विमर्श करो, स्पेकुलेट करो, ठीक से थिंक करो उसकी संभावनाओं पर, उसके उतार चढ़ाव पर, किसी विषय के। और 1-2 घंटे का ये चिंतन, विचार की ये इंटेंस एक्टिविटी, ये गहरी प्रक्रिया भी तुमको थका देगी। तुम उसके बाद भी थकान अनुभव करोगे, तुम्हें भूख लग सकती है, तुम प्यास अनुभव कर सकते हो, तुमको विश्राम की ज़रूरत लग सकती है। कई बार अगर तुम कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो और लिखने की कोशिश में तुम्हें विचार करना पड़ रहा है, चिंतन करना पड़ रहा है, तो वो तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग करता है। तुम उस प्रक्रिया में भी थकते हो। यानी कि विचार भी तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने के बहुत बड़े उपकरण हैं। अब अगर अनियंत्रित और अराजक विचार हैं तो वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। इसलिए विचारों से हर व्यक्ति परेशान है। अनियंत्रित अराजक नहीं है तुम्हारे विचार, ठीक हैं, संतुलित हैं,
तो कम नष्ट करेंगे, लेकिन ऊर्जा का वो उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि विचार पदार्थ हैं, मटेरियल हैं। तुम उनसे जैसे ही आइडेंटिफाई करते हो, उनसे अपने आप को जोड़ते हो, बस तुम्हारे केंद्र से ऊर्जा उनको मिलने लगती। वो अभी न्यूट्रल है, अभी वो तुम्हारे इनर स्काई में, तुम्हारे आंतरिक आकाश में बस यात्रा करते हुए आए थे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई विचार तुम्हारा नहीं है, तुम विचारों के एक जगत में रहते हो। एक थॉट एटमॉस्फेयर, कलेक्टिव थॉट एटमॉस्फेयर है जिसमें तुम रहते हो। वो तुम्हारे अंतर आकाश में, तुम्हारे इनर स्काई में आते हैं, वो वैसे ही चले जाएंगे। अगर उनकी ज़रूरत होगी तो वहाँ ठहरेंगे, काम होगा। लेकिन तुम जैसे ही किसी भी प्रकार के विचार से अपने को जोड़ते हो, तादात्म्य करते हो, आइडेंटिफाइड करते हो, एनर्जी सर्किट बन जाता है, ऊर्जा परिपथ निर्मित हो जाता है और तुम्हारी ऊर्जा उस विचार को मिलने लगती है। अनियंत्रित अराजक विचार हुए तो तुम ज़्यादा शक्तिहीन अनुभव करोगे। अच्छे शुभ विचार हुए तो वो विचार प्राणवान होंगे, शुभ परिणाम लाएंगे, वो ठीक है। शिव यहाँ पर शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो इस विधि में तुम्हें तुम्हारे केंद्र की ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम अपनी सांस भी रोक दो थोड़ी देर के लिए, जितनी देर रोक सकते हो। जब तुम्हारी सांस रुकेगी तो तुम्हारे विचार भी रुक जाएंगे, तुम्हारे विचारों को रुकना पड़ेगा। सांस रुकती है तो तुम्हारे अंदर की पूरी व्यवस्था सांस लेने की तरफ मुड़ जाती है। तुम उस समय कुछ और सोचने में सक्षम नहीं होते, या कभी कभी तुम्हारे विचार रुक गए हो, तब भी तुम गौर करोगे कि तुम्हारी सांस अंदर की अंदर, बाहर की बाहर रह गई होती, कुछ नहीं हो रहा होता उस समय। तो इस प्रयोग में तुम इंटरवल्स के साथ प्रयोग कर सकते हो। अचानक तुम सारे द्वारों को बंद करते हो और अपने ऊर्जा को तृतीय नेत्र पर जाने देते हो। फिर तुम ज़्यादा देर अपनी सांस भी नहीं रोक पाओगे, तो फिर उसे तुम्हें छोड़ना होगा। तुम उसे छोड़ दो, फिर तुम थोड़ी देर विश्राम के बाद फिर वापस लौटो। तो धीरे धीरे तुम इस तृतीय नेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जाइज करोगे। ये तृतीय नेत्र अपने में बड़ा चमत्कारिक है। शिव कहते हैं कि वो सर्वग्राही हो जाता है, ऑल इंक्लूसिव, ओमनी प्रेजेंट। हम अपनी इन दो भौतिक आँखों से अपनी इतनी ऊर्जा नष्ट करते हैं कि तृतीय नेत्र को ऊर्जा तो मिल नहीं पाती। शिव इसमें केवल आँखों की ही ऊर्जा की बात न करके सारे केंद्रों की ऊर्जा को बचाकर उधर फेंक देने की बात कर रहे हैं। तब तुम्हारा यह तृतीय नेत्र अधिक से अधिक संवेदनशील होता है। जिस व्यक्ति का तृतीय नेत्र अभी ठीक से संवेदनशील नहीं हुआ है, वो विचारों के बारे में भी कुछ नहीं जानता, वो विचारों का बस शिकार है। विचार उसका उपयोग करते हैं, वो विचारों का उपयोग नहीं करता। जिसका तृतीय नेत्र संवेदनशील होने लगता है, वो विचारों का उपयोग भी प्रारंभ करता है। जब वो और संवेदनशील होता है तो तुम विचारों से तटस्थ होने लगते हो, उनसे हटने लगते हो। वो बस वहाँ पर हैं, तुम उनके साक्षी मात्र रह जाते हो। अब जो आवश्यक उपयोग हैं बस उतने ही होते हैं, और वही सारे रहस्यों की फाउंडेशन है, आधारभूमि। शरीर विज्ञान ने इस तृतीय नेत्र की जो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन की चीज़ है उसको पिनियल ग्लैंड से जोड़ा। उन्होंने खोज की कि इसी जगह पर आसपास कहीं एक पिनियल ग्लैंड है, वो भी तुम्हारे शरीर में कुछ बड़े रहस्य में काम करती है। हालांकि पिनियल ग्लैंड थर्ड आई या तृतीय नेत्र नहीं है, वो
तुम्हारे इस भौतिक शरीर में उसकी ओर एक इशारा मात्र है, वहाँ से उसका संपर्क जुड़ता है। वो वही नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि वो केंद्र संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तो बड़े ही रहस्यमय हैं। जैसे पीनियल ग्लैंड के बारे में कुछ बातें बड़ी रोचक हैं। वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पाया कि ये ग्लैंड प्रकाश और अंधेरे को लेकर बहुत संवेदनशील है। जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगता है, तुम्हारी पीनियल ग्लैंड तुम्हारे पूरे शरीर को, तुम्हारे सीएनएस को, तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को संदेश भेजने लगती है कि अब विश्राम की तरफ तुम जा सकते हो। और इस विश्राम में ले जाने के लिए वो तुम्हारे शरीर में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है, जो सेरोटोनिन केमिकल से डिराइव होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एलएसडी के इक्विवेलेंट। जैसे एलएसडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक ड्रग है जिसका लोग नशे के लिए उपयोग करते रहें। एलएसडी लोगों को साइकेडेलिक विजन्स देती है, उनको कुछ ऐसी देखने की चीज़ें मुहैया कराती है जो हैं नहीं। एक बीच बड़ा प्रचलन हुआ था एलएसडी का यूरोप में, और कई लोगों ने तो उसे समाधि और ध्यान का एक हिस्सा भी समझने की भूल की थी। उन लोगों ने कहा इतना ध्यान समाधि के चक्कर में क्या पड़ना, थोड़ा सा एलएसडी लो और वही सारी अनुभूतियाँ होती हैं। एक वैज्ञानिक हुए थे आल्डोस हक्सले। आल्डोस हक्सले ने एलएसडी को बहुत प्रमोट किया, उस पर बहुत चर्चा की, बात की। ये मेलाटोनिन हार्मोन तुम्हारे अंदर कुछ वैसा ही काम करता है, अर्थात वो पीनियल ग्लैंड जब अंधेरे को बढ़ता हुआ अनुभव करती है तो तुम्हारी विजनरी फैकल्टी, तुम्हारी स्वप्न देखने की क्षमता सक्रिय कर देती है। इसीलिए जब तुम सो जाते हो तो नींद में तुम्हें बहुत सारे सपने आने लगते हैं, अपनी अपनी मानसिक विकास क्रम की अवस्था के अनुसार। ये रासायनिक भी है और चेतनागत भी है। ये तुम्हारे तृतीय नेत्र से भी जुड़ा है, अर्थात इस हार्मोनल एक्टिविटी ने तुम्हें विश्राम दिया है और तुम्हारे शरीर में ऐसे रासायनिक स्तर को बढ़ाया है जो पीनियल ग्लैंड से सक्रिय हो रहा है। वो तुम्हारी इस तृतीय नेत्र की एक्टिविटी को, तृतीय नेत्र की गतिविधि को किसी न किसी भांति से सहयोग दे रहा है। ये जो विजनरी यानी कि स्वप्न देख सकने की क्षमता है, कि तुम्हारे तृतीय नेत्र का हिस्सा है। स्वप्न साधारण से लेकर असाधारण तक हो सकते हैं, इसीलिए एक रहस्य का वातावरण तृतीय नेत्र के आसपास बुन दिया गया। शिव उसको इसीलिए सर्वग्राही कहते हैं, सर्वव्यापक। लेकिन अगर तृतीय नेत्र वास्तविक रूप में विकसित होगा, ज़्यादा प्राणवान और जीवंत बनेगा, तो पहला जो तुम्हारे अंदर अनुभव घटेगा कि तुम ये शरीर नहीं हो, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण घटेगा कि तुम ये मन भी नहीं हो, तुम अपने अंदर चलने वाले विचार भी नहीं हो। यहीं पर तृतीय नेत्र के सारे उलझाव हैं, क्योंकि ये तुम्हें दोनों तरफ गति दे सकता है। अगर तुम ठीक ठीक विकसित होते हुए यहाँ तक पहुँचे हो। शिव ने सातों द्वारों को जो बंद करने की बात की है वो बड़ी इंडिकेटिव है, बड़ी सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। वो केवल शरीर के ही द्वार बंद करने की बात नहीं है, उन द्वारों के माध्यम से जो कुछ अव्यवस्थित, अनर्गल, अराजक
चल रहा है उस सबको बंद करने की बात है। क्योंकि द्वार बंद किए इतना ही काफ़ी नहीं है, द्वार बंद करते करते तुमको इस एहसास के स्तर पर भी पहुंच जाना है कि जो व्यर्थ है उसको भीतर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तब तुम गहरे अनुभवों की ओर जाओगे। और अगर तुम सोचो कि तुम इस प्रयोग को इसके गहरे अर्थ के बिना जारी रखो, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं कारणों से तृतीय नेत्र सक्रिय हो जाए तो तुम भ्रमित भी अनुभव कर सकते हो, तुम ज़्यादा मोहग्रस्त अनुभव कर सकते हो, तुम ज़्यादा अहंकारी अनुभव कर सकते हो, तुम्हारी विक्षिप्तता के स्तर बढ़ सकते हैं, तुम एक दिवा स्वप्नों की दुनिया में भी खो सकते हो, तुम ज़्यादा शोषण भी कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों का तृतीय नेत्र सर्वग्राही हो जाता है वो विचारों के जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं उनको ऊर्जा मिल ही जाएगी। अब अगर तुम्हारे अंदर एक दूसरे से विरोधाभासी तरह तरह के विचार चल रहे हैं तो वो विध्वंसक भी हो सकते हैं। जैसे इसी ओर इशारा करने वाली पंचतंत्र की एक कहानी तुमने पढ़ी होगी, जब एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और उसको पता नहीं होता और वो जो सोचता है वो होने लगता है। भोजन सोचता है तो भोजन आ जाता है, सुंदरी सोचता है तो सुंदरी, बिस्तर सोचता है तो बिस्तर। अब व्यक्ति तो व्यक्ति है, विकसित तो हुआ नहीं। मोह पकड़ता है, भय पकड़ता है कि सब आ तो गया है, कहीं चला ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सुंदरी सोची सुंदरी आ गई, बिस्तर सोचा बिस्तर, भोजन कहीं शेर ना आ जाए हमको खा ना जाए। सोचा आ गया। क्योंकि तुम्हारे अंदर विरोधाभासी विचार हैं, अभी विचारों में तारतम्यता ही नहीं आई है, तो तुम अपने लिए ही विध्वंसक हो सकते हो। क्योंकि अभी तो तुमको ये भी पता नहीं कि तुम्हारे लिए शुभ क्या है, तुम ही बताते हो कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है। जैसे जब तुम बहुत डरे हुए होते हो कुछ अवसरों पर, जब बीमार हो तब चिकित्सक के पास जाकर उसको नहीं कहते हो कि तुमको कौन सी गोली लिखे कौन सी न लिखे, क्योंकि उस समय प्राण संकट में है तो वो जो कुछ भी लिख देता है तुम खा लेते हो। वो कूड़ा करकट भी लिख दे तुम वो भी खा लेते हो, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेते हो, क्योंकि तुम डरे हुए हो। डरे हुए नहीं हो तब तुमको नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई कहे भी तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारे विपरीत विचार, विपरीत इच्छाएं, विपरीत मनोभाव उठ रहे हैं। वो तुमको चारों तरफ से द्वंद्व में डालते हैं, पीड़ित करते हैं। पहली बात तो यही है कि इस द्वंद्व की अवस्था में तीसरे नेत्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा द्वंद्व ही इतनी ऊर्जा पी जाएगा कि वहाँ तक के लिए ऊर्जा बचेगी नहीं। फिर भी किसी दुर्घटनावश अगर वो सक्रिय हो जाए तो तुम्हारे लिए विध्वंसक हो सकता है। इसलिए शिव कह रहे हैं सातों द्वारों को बंद करो। सुनने, सूंघने, बोलने, देखने, इस जगत को एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करके तुम एक व्यवस्था तारतम्य बिठा सकते हो। जैसे बहुत सारे धागे उलझे हुए हैं, तुम थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो एक व्यवस्था, एक संगति बिठा लोगे, वो तुम्हें रिलैक्स करेगी। जैसे तुम्हें किधर जाना है इसके पहले तुम्हें यह तय हो जाना चाहिए कि तुम्हें किधर नहीं जाना है, तो तुम्हारी उलझन भी बचेगी, भटकाव भी बचेगा। किसी दिन एक ऐसे चौराहे पर खड़े होकर देखो, बस चौराहे पर खड़े होकर ही तुम कितने थक सकते हो, तुमने कल्पना नहीं करी होगी कि अगर तुमको पता ही ना हो कि किधर नहीं जाना है और किधर जाना है। तुम हर तरफ जाने के बारे में सोचो,
हर तरफ जाने की कोशिश करो, तुम थक जाओगे चौराहे पर खड़े खड़े। अगर तुमको एक रास्ते की तरफ जाना है तो तुमको बाकी रास्तों की तरफ नहीं जाना है, ये पता हो जाता है। यही संगति है, यही क्लैरिटी है, यही स्पष्टता है। तो प्राथमिक कदम तो स्पष्टता बिठाने का, और दूसरा कदम सारे व्यवस्था के प्रति जो अंदर तुम्हारे प्रकट हो रही तटस्थता, उसके प्रति एक तटस्थता, उससे जो तुम्हारा जोड़ है उसको कम करते चले जाना। तीसरी बात, अपनी जागरूकता को, अपनी संवेदनशीलता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए चले जाना। तब तुम सारी व्यवस्था से हट पाते हो। जो परिधि पर हलचल थी वो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन तुम कहीं न कहीं से अपने केंद्र की तरफ भी मुड़ने लगते हो। ये केंद्रित होने की विधियां हैं। परिधि से केंद्र की ओर मुड़ना सरल तो होना चाहिए, लेकिन कठिन बना हुआ है। आमतौर से लोग अपनी परिधि पर जीवन ही बिता देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा भी वक्त देना नहीं चाहते एक्सप्लोर करने के लिए कि तुम सचमुच में चाहते क्या हो। जैसे हर व्यक्ति भागा चला जा रहा है। थोड़ी देर, थोड़ा वक्त, अगर एक दिन में ही थोड़ा सा वक्त दें, सुबह सुबह जैसे तुम कल्पना करो कि आज इस दिन से तुम क्या चाहते हो, केवल एक दिन से। और अगर तुम स्पष्ट हो जाओ तो तुम्हारी बड़ी ऊर्जा बच जाएगी, क्योंकि एक दिन से भी तुम बरसों की बातें चाह लेते हो, और एक दिन तो एक ही दिन को कंटेन करेगा। तुम बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हो। फिर बहुत सारी व्यर्थ चीज़ें हैं, जैसे अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि एक दिन में तो इतना चाहिए, लेकिन यही दिन आखिरी है, तो तुम बहुत सारी बातों पर ध्यान देना नहीं चाहोगे, बहुत कुछ तुम बोलना नहीं चाहोगे, बहुत कुछ तुम सुनना नहीं चाहोगे। अगर तुम तब भी निंदा सुन सकते हो तो तुम अलग किस्म से प्रतिभाशाली हो। प्रतिभाएं भी वर्टिकल होती हैं और डाउन साइड भी होती हैं, दोनों तरफ की प्रतिभाएं हैं। कई बार मैं देखता हूँ लोग अपने कन्फ्यूजन और मूढ़ता में भी बड़े प्रतिभाशाली हैं। वो उस एंगल से, उस आयाम से उसको बढ़ा सकते हैं कि बड़े से बड़ा संबुद्ध व्यक्ति भी सोच नहीं सकता कि ये ऐसे भी अपनी परेशानी बढ़ा सकता है। जैसे संबुद्ध लोग होते हैं वो समाधान देने में कुशल हैं, और हम अपनी परेशानी बढ़ाने में उतने ही कुशल हैं। इसीलिए उनको बार बार आना पड़ता है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे अनुभवी होते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो अगर किसी को ये पता चल जाए कि यही आखिरी दिन है, तब भी वो मूर्ताएं कर सकता है, मैं यकीन कर सकता हूँ इस बात पे। लेकिन अगर तुम थोड़े भी जागरूक हो तो तुम नहीं करोगे। तुम्हारे चुनाव स्पष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति उतर आएगी। बस ऐसे ही जीना, ऐसे ही ये सातों द्वार बंद होंगे। एक तो फिजियोलॉजिकली बंद होंगे कि अपने हाथों से बंद करोगे। अपने हाथों से बंद करके शिव ने छोड़ दिया। तुमको लगता है शायद इन्हीं हाथों की बात कर रहे होंगे, तो बहुत सारे योग साधने वाले लोग आँख कान बंद किए इस प्रयोग में संलग्न रहते हैं। अपने हाथों बंद करने का तात्पर्य है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम ही करोगे, तुम्हारे लिए कोई और नहीं करेगा। इस मूर्ता को तुम ही बंद करोगे अपने हाथों से। तुम इंतज़ार नहीं कर सकते कि कोई आएगा और तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें समाप्त कर देगा। तुम ही अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो, तुम ही उसको बचाओगे। तुम ही व्यर्थ की बातों में दौड़ रहे हो, तुम ही उनसे वापस लौटोगे। अपने ही हाथों तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। और जब एक बार तुम हर तरफ से लौटने लगोगे तो ये तृतीय नेत्र तुम्हारे लिए रहस्यपूर्ण नहीं रह जाएगा,
तब ये तुम्हारे लिए एक वर्टिकल जर्नी का संकेत मात्र रह जाएगा। दो आँखें तुम्हारी हॉरिजॉन्टल जर्नी को बताती हैं, जब तुम क्षैतिज रूप से बस सतह पर ही जी रहे हो। तुम्हारे कारण, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारे तर्क सब एक सतह पर हैं, वो एक ऊंचाई पर नहीं जाते, वो उससे हट कर नहीं देखते। तृतीय नेत्र है वर्टिकल जर्नी, यानी कि अब तीसरा कोण भी पैदा हो रहा है। दो बातें तो हो सकती थीं, लेकिन अब तीसरी बात की संभावना भी हो सकती है। इस तीसरी बात की संभावना के लिए भी भारत ने बहुत काम किया और तुम्हें बहुत सारे शब्द भी दिए इस तीसरी यात्रा के लिए। वर्टिकल, जैसे एक आम व्यक्ति होगा, या तो सुखी होगा या दुखी होगा। दुख है तो दुख से सुखी होना चाहेगा, सुख को बचाना चाहेगा, सुख बचेगा नहीं तो फिर दुखी होगा। तो भारत में उन्होंने एक तीसरा शब्द दिया, आनंद, जिसका कोई विपरीत नहीं है, ना वो सुख है ना वो दुख है, वो गहरी शांति जैसा है, वर्टिकल। यानी कि कभी तुम सुख और दुख की लहरों से गुजरते हुए अचानक एक तीसरे बिंदु पर पहुंच जाते हो, जहां पर वो दोनों नहीं। जैसे भारत में वो कहेंगे स्वर्ग और नरक की बात नहीं, मोक्ष। स्वर्ग और नरक हॉरिजॉन्टल है, तुम्हारी ही मन स्थितियां हैं, अच्छे और बुरे की तरफ डोलती हुई। और मोक्ष उस अवस्था को वो कहेंगे जो दोनों नहीं है, जो उस डुअलिटी के पार है। जन्म और मृत्यु से पार नहीं, जो उस द्वैत से पार है। राग और विराग दो शब्द हैं, या तो तुम राग पूर्ण होते हो या तुम राग से वैराग में चले जाते हो। आम व्यक्ति ऐसा ही होता है, ज़्यादातर लोग तो इसी पेंडुलम में चलते हैं, सुबह राग में है, शाम को विराग में चले जाते हैं। कुछ हुआ अच्छा मन माफिक तो राग में चले गए, मन माफिक नहीं हुआ तो विराग में चले गए। कुछ मिलने की संभावना हुई तो सारा राग लौट आया, लगा कि नहीं मिल सकता है तो विराग में चले गए। क्या रखा है, सब बेकार है, कुछ नहीं, व्यर्थ है। ये अंगूर खट्टे जैसी बात है। ज़्यादातर वैरागी लोग ऐसे ही हैं, इसीलिए वैरागी होकर भी पलटकर राग को पकड़ लेते हैं। तुम अपने बाबा लोगों को देखो, चले थे विराग की यात्रा पर और उधर से ही पलटकर वो राग को फिर से पकड़ लेते हैं नए ढंग से। इसके लिए भारतीय मनीषा तीसरा शब्द देती है, वीतराग। कृष्ण गीता में भी इस शब्द को बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं। वो कहते हैं वीतराग, तीसरा कोण। तंत्र का बहुत ही प्रसिद्ध प्रतीक है एक ट्रायंगल। जहाँ कहीं भी कोई तांत्रिक चिन्ह, तांत्रिक यंत्र तुम देखोगे तो एक ट्रायंगल तुमको जरूर दिखाई देगा, अपवर्ड ट्रायंगल। वो भी इसी बात की ओर इशारा है कि दो दिशाएं इस जीवन की और एक तीसरी दिशा अध्यात्म की, वो तृतीय नेत्र की दिशा है। तो तृतीय नेत्र कुछ मिस्टिकल नहीं है। तृतीय नेत्र वर्टिकल जर्नी की ओर इशारा है, और जो लोग उस तीसरी अवस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं उनका तृतीय नेत्र स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होता है, सक्रिय होता है, जागृत होता है। वो टेलीपैथी, क्लेयरवायंस, क्लियर एडियंस के लिए इसमें नहीं जा रहे हैं, बस संवेदनशील है, सर्वग्राही है, क्योंकि वो उस वर्टिकल जर्नी में चले गए हैं जो मानवीय द्वैत से परे। यानी कि जितना मानवीय द्वैत का ढंग है वो इच्छाओं पर आधारित है, इच्छाओं के पूरे होने ना होने पर, वो उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो चाह से परे है। इसीलिए कृष्ण जैसे लोग, कृष्ण जैसे सद्गुरु
तुम्हें आश्वासन भी दे देते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुमको गाइडेंस दूंगा। अब कोई पूछेगा कहाँ से दोगे महाराज, तुम तो रहोगे नहीं, टेलीफोन करोगे, क्या करोगे। अब हमको ज़्यादा समझ में नहीं आती बात, लेकिन जब कोई चेतना ऐसे पूर्ण विकास में पहुंच जाती है तो जैसे शिव कहते हैं वो सर्वग्राही सर्वव्यापी हो जाती है। ऑल इंक्लूसिव, ओमनी प्रेजेंट, सब कुछ उसके भीतर आ जाता है। ऑल इंक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि सब कुछ उसके भीतर आ गया, यानी कि सारी सृष्टि उसके भीतर आ गई और वो सब कहीं है। ऐसा अनुभव ही जिन साधकों को हुआ वो अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव से गुजरे। कई साधक जब इस अवस्था में जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं ही वो परम चेतना हूँ, वो परम विस्तार, क्योंकि उनको अपने से बाहर कुछ नहीं नजर आता, सब कुछ उनका ही विस्तार हो जाता है। और जब सब कुछ तुम्हारा ही विस्तार है तो तुम भी कहाँ रहते हो? Then you don't exist. जब तक कुछ तुमसे बाहर है तब तक ही तुम हो, जब कुछ भी तुमसे बाहर नहीं है तो तुम भी नहीं हो। थोड़ी देर के लिए बस जब वो डिसेंट हो रहा होता है, अवतरित हो रहा होता है अनुभव, तब थोड़ी देर के लिए लगता है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। जितनी देर में ये सोच पाता है उतनी देर में ही वो समाप्त हो जाता है, खो जाता है। तो इसलिए इस प्रयोग में बड़े रहस्य छुपे हैं, आंतरिक और बाह्य भी। भौतिक रूप से तुम अपने नाक, कान, आँख, मुंह सब बंद करके इस पर प्रयोग करो। अभौतिक रूप से, नॉन फिजिकल रूप से तुम इन सारे केंद्रों से संबंधित क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके प्रति जागो और उनको विसर्जित करो, और तब तुम्हारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से तृतीय नेत्र पर चली जाएगी। तुम ले जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस विधि में भी तुम ध्यान दोगे, शिव ने उसे तुम ले जाओ ऐसा नहीं कहा है, वो चली ही जाती है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।